हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया चल रहा है सब। चलिए बच्चे, आज 15 मिनट सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर बच्चे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोलार वर्टेक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलार वर्टेक्स। कई बार आपको ये टर्म न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता होगा, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि सर ये होता क्या है। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ समझेंगे। तो बच्चे हेडिंग डालिए, पोलार वर्टेक्स। पोलार वर्टेक्स। सबसे पहले थोड़ा सा शब्दों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सर शब्दों के ऊपर काम करते हैं। यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, दैट इज पोलार। इससे आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि सर पोल के आसपास वाले एरिया की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, पोल के आसपास के एरिया की बात हम करने वाले हैं। तो बच्चे ध्यान से समझो पोलार वर्टेक्स होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। आप डेफिनेशन खुद ब खुद बना लेंगे। ठीक है, चलो। पॉइंट नंबर 1 आपको क्या ध्यान रखना है पोलार वर्टेक्स में, ध्यान से समझो। ठीक है, सपोज बच्चे ये आपकी सरफेस है। ठीक है, किसकी सरफेस है बच्चे? अर्थ की सरफेस है सर। ठीक है, हम लोग कहां पर रहते हैं? किस एटमॉस्फेरिक लेयर में आते हैं बच्चे? हम लोग आते हैं सर ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, हम लोग कहां पे आते हैं सर? ट्रोपोस्फेयर में। राइट, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट को बस ध्यान से समझते जाओ। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को बस ध्यान से समझते जाओ। पूरा का पूरा पोलर वर्टेक्स आपके दिमाग में बैठा दूंगा, उसकी गारंटी मेरी। सर ऊपर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं बताइए? ऊपर वाली लेयर को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? ये लेयर थोड़ी सी हमारी गलत बन गई, मैं इसको भी सही कर देता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, इस ऊपर वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सर इस ऊपर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इस ऊपर वाली लेयर को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जब भी मैं टर्म यूज करूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आपको पता है कि सर स्ट्रेटोस्फेयर टर्म आप क्यों यूज करोगे। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझो। सर हम बात कहां की कर रहे हैं? बच्चे हम बात करेंगे पोल की। तो पॉइंट नंबर 2 आप डालोगे, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, सर ये हो गया आपका अर्थ, ये हो गया आपका इक्वेटर। ठीक है, हम बात कहां की कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं सर पोल की। यस, सर ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, और नीचे वाला बच्चे आपका हो गया साउथ पोल। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, आपको ये पता चल गया कि सर हम बात कहां की कर रहे हैं। सर हम बात कर रहे हैं पोल की। ओके, आप सुनो ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। ठीक है, दैट इज पार्ट नंबर 3। वापस से मैं आपके लिए वही डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है सर, बन गया डायग्राम। ऊपर वाला एरिया बच्चे आपका नॉर्थ पोल, नीचे वाला है बच्चे आपका साउथ पोल। यस, ये है बच्चे आपका सन। मुझे एक बात बताओ, सन की जो रेज है वो सबसे ज्यादा कहां पर पहुंचती हैं? सर इक्वेटर पे। क्या जितनी इक्वेटर पर पहुंच रही है उतनी ही आपकी पोल पर पहुंचेगी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। सबको पता है कि सर पोल पे जो रेट ऑफ इंसोलेशन है वो काफी ज्यादा कम होता है। अब सर इंसोलेशन क्या होता है बच्चे? सूर्यताप। सूर्यताप। ठीक है, सूर्यताप, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो रेज हैं, उन्हें हम इंसोलेशन कह रहे हैं, इंसोलेशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, सूर्यताप। चलो, सर नॉर्थ पोल पे, यानी कि पोल्स पे, आप इसको भी नॉर्थ और साउथ हटाओ। आप सिर्फ इतना समझो कि सर हम बात कर रहे हैं पोल की। हम किसकी बात कर रहे हैं सर? पोल की। घबराना नहीं है बच्चे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, घबराना नहीं है, बस ध्यान से समझते रहो। सर इंसोलेशन, यहां पर इंसोलेशन की मात्रा कम है। बिल्कुल सही सर, इंसोलेशन की मात्रा कम है। इसका मतलब कि सर आप हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है, पोल्स पर जो टेम्परेचर है वो भी कम है सर। पोल्स पर जो टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा कम है। अब मुझे एक बात बताओ, ड्यूरिंग विंटर्स, ड्यूरिंग विंटर्स नॉर्थ पोल में सर क्या कंडीशन बनेगी? यानी कि ड्यूरिंग विंटर्स से सर आपका क्या मतलब है?
मैं बात कर रहा हूं बच्चे नवंबर दिसंबर की, मैं बात कर रहा हूं बच्चे नवंबर दिसंबर की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो सर कंडीशन क्या बनेगी? टेम्परेचर और ज्यादा गिरेगा, टेम्परेचर और ज्यादा गिरेगा। यस सर, पोल्स पर और ज्यादा ठंडी पड़ेगी, राइट। और सिमिलर कंडीशन बच्चे आपको साउथ पोल में कब देखने को मिलेगी? ये आपको बच्चे देखने को मिलेगी जून के महीने में, ठीक है। सिमिलर कंडीशन बच्चे आपको साउथ पोल पर कब देखने को मिलेगी? जून के महीने में। समझ में आ गया? अब ध्यान से चीजों को समझो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से चीजों को समझो। सपोज ये है सर आपकी, ये क्या है बच्चे आपकी? अर्थ है, ठीक है। ये क्या है बच्चे आपकी? अर्थ है, अर्थ। सर इससे हवा लगी हुई है, ठीक है। मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं बच्चे कि इससे जो है आपकी हवा लगी हुई है, ठीक है सर। कंडीशन क्या है कि यहां पर कोल्ड एयर है, कंडीशन क्या है बच्चे? यहां पर कोल्ड एयर है, और कोल्ड एयर नीचे बैठती है, आपको पता है। कोल्ड एयर नीचे बैठती है, आपको पता है सर। कब बताया आपने? क्लाइमेटोलॉजी की क्लास जाकर देखो, वहां पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है कि कोल्ड एयर नीचे बैठती है, वार्म एयर हमेशा ऊपर उठती है, ठीक है। तो सर हम एग्जैक्टली बात कहां की कर रहे हैं? देखो कोल्ड एयर तो आपकी नीचे बैठ रही है, मैं बात कर रहा हूं इस सरफेस से ऊपर वाले हिस्से की, यानी मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं जिसको मैंने येलो कलर से कलर कर रखा है। मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूं कि सर नीचे की कंडीशन तो हमें पता चल रही है कि कोल्ड एयर नीचे बैठ रही है। मैं बात कर रहा हूं बच्चे इस कंडीशन की, यानी कि अगर आप यहां पे रिलेट करना चाहो तो ट्रोपोस्फेयर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर सपोज आप इसको एक लेयर मान लो, ओके। ट्रोपोस्फेयर में बच्चे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सपोज यहां पर कोल्ड एयर है, सपोज यहां पर कोल्ड एयर है, मान लो यहां पर कोल्ड एयर है सर, ये आपका नीचे बैठ रही है। तो हम एग्जैक्टली डिस्कशन किस पे कर रहे हैं? हम सर डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर वाली लेयर पे। यानी जब भी पोलार वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट आए आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि सर हम कहीं ना कहीं स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बच्चे स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं, अगर आप करोगे कंपैरिजन अर्थ से, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें कंफ्यूज मत होना, वापस आ जाओ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, वापस आ जाओ बच्चे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। वापस आ जाओ बच्चे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब सुनो, ठीक है। जब आपकी कोल्ड एयर यहां पर नीचे बैठ रही है तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, लो टेम्परेचर, राइट, लो टेम्परेचर, यस। अब समझो असली मसला क्या है, ठीक है। अब समझो सर असली मसला क्या है, मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल इस तरीके से समझो कि सपोज ये आपका लैंड है सर, कोल्ड एयर नीचे बैठ रही है, कोल्ड एयर नीचे बैठ रही है। कोल्ड एयर कहां से आ गई सर? बात यहां पर विंटर की हो रही है, ठीक है, बात यहां पर विंटर की हो रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर कोल्ड एयर कहां से आ गई। इसके ऊपर इमेजिन करना है, इसके ऊपर वाली कंडीशन को इमेजिन करना है, ये वाली कंडीशन को इमेजिन करना है, ठीक है। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? बताइए, इतना समझ में आया? आप समझो ध्यान से, ठीक है। सर ये आपका हो गया पोल वाली कंडीशन। अब पोल पे भी क्या है बच्चे? कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, कोल्ड एयर नीचे बैठ रही है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, कोल्ड एयर सिंकिंग, कोल्ड एयर सिंकिंग। कोल्ड एयर बच्चे आपकी नीचे बैठ रही है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ऊपर से कोल्ड एयर नीचे बैठ रही है तो ऊपर यानी कि पॉइंट नंबर ए पर आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉइंट नंबर ए पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर यहां से हवा जा रही, एयर जा रही है। कहां जा रही है सर? नीचे जा रही है, नीचे बैठ रही है। तो यहां पर बच्चे प्रेशर कैसा बनेगा? देखो, मैंने आपके ऊपर एक पत्थर रखा, अब मैंने पत्थर उठा लिया, ठीक है, मैंने पत्थर आपके ऊपर से उठा लिया तो सर आपको हल्का महसूस होगा। वैसे ही जब यहां पर हवा थी तब तक इसको भारी महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही हवा नीचे बैठ रही है यहां पर बच्चे कैसा प्रेशर बन रहा है? उसको हल्का महसूस हो रहा है। यहां पर बच्चे लो प्रेशर कंडीशन बन रही है, ठीक है। यहां पर बच्चे लो प्रेशर कंडीशन बन रही है, यानी कि नीचे, नीचे अगर कोल्ड एयर आपकी बैठ रही है तो ऊपर कंडीशन कैसी बन रही है? लो प्रेशर कंडीशन बन रही है, ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन बन रही है। समझ में आया? पॉइंट नंबर बी पर जहां पर आपकी हवा बैठ रही है, यहां पर क्या कंडीशन बन रही है? एनीवन? पॉइंट नंबर बी पर जहां पर आपकी हवा बैठ रही है, यहां पर क्या कंडीशन बन रही है?
यहां पर बच्चे कंडीशन बन रही है हाई प्रेशर की, यहां पर बच्चे किसकी कंडीशन बन रही है, हाई प्रेशर की। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर बैठ रही है भाई, एयर ज्यादा है यहां पर, ठीक है, एयर ज्यादा है, एयर ज्यादा है सर, एयर ज्यादा है, ठीक है, और वहां से एयर जा रही है, इस वजह से वहां पर क्या बन रहा है बच्चे, लो प्रेशर बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चे, लो प्रेशर बन रहा है। चलो वापस से सेम डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है, वापस से बच्चे मैं आपके लिए सेम डायग्राम बना रहा हूं। चलो, फिर आपने क्या बताया कि हवा नीचे बैठ रही है, बिल्कुल सही, मैंने आपको यही बताया, हवा नीचे बैठ रही है सर। अच्छा, ये कंडीशन हम कहां पर देख रहे हैं बच्चे, पोल की बात चल रही है, ठीक है, पोल की बात चल रही है, यानी कि इस वाले हिस्से की बात चल रही है, ये आपका इक्वेटर, इस वाले हिस्से की बात चल रही है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो सर, हाई प्रेशर क्यों बन रहा है सर, कोल्ड एयर बैठ रही है, कोल्ड एयर सिंकिंग, नीचे बैठ रही है, तो सर ऊपर कैसा प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है सर। अब जब यहां पर लो प्रेशर है, तो आसपास वाले एरिया से क्या हवा यहां पर आएगी, सपोज यहां पर आपका हाई प्रेशर है, यहां पर बच्चे आपका हाई प्रेशर है, यहां पर बच्चे आपका हाई प्रेशर है, यहां पर बच्चे आपका हाई प्रेशर है। तो समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि क्या इस लो प्रेशर वाले एरिया को भरने के लिए विंड आएगी आसपास से, आसपास से क्या हवा आएगी बच्चे, लो प्रेशर एरिया में देखो हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहां पर लो प्रेशर है वहां पर ढेर सारी हवाएं आएंगी, ठीक है, उस लो प्रेशर को खत्म करने के लिए वहां से वहां पर ढेर सारी आपकी हवाएं आएंगी, वहां पर बच्चे ढेर सारी हवाएं आएंगी, मेरे साथ बोलो सर, लो प्रेशर को खत्म करने के लिए हाई प्रेशर से ढेर सारी हवाएं आएंगी, ढेर सारी हवाएं आएंगी सर, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, लेकिन सर अब आपके दिमाग में यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट इज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, दैट इज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। क्या कोरियोलिस फोर्स इस हवा को सीधा आने देगी, नहीं सर, ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन करेगी, ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन करेगी, अगर हवा ऐसे आनी चाहिए थी तो हवा को ऐसे मोड़ देगी। तो इसकी वजह से जब आपकी चारों दिशा से इस लो प्रेशर वाले एरिया में हवाएं आ रही, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो जो हवाएं हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो कुछ इस प्रकार का बच्चे आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का बच्चे आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, एंड इसी पैटर्न को आप क्या कहते हो बच्चे, पोलर वर्टेक्स। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको पोलर वर्टेक्स की डेफिनेशन लिखवाना चाहूं, तो पोलर वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो मैं हिंदी में लिखवा रहा हूं, ठीक है, पोल के ऊपर, याद रखना बात कहां पे हो रही है, पोल के ऊपर, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे, पोल के ऊपर बनने वाला साइक्लोनिक सिस्टम, पोल के ऊपर बनने वाला साइक्लोनिक सिस्टम, यानी कि जो चक्रवात की तरह आपको पोल के ऊपर सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी को आप क्या कहते हो, पोलर वर्टेक्स कहते हो। अब सर बन कैसे रहा है, सबसे पहले तो हम बात कहां की कर रहे हैं सर, लोकेशन क्या है इसकी, स्ट्रेटोस्फेयर, लोकेशन क्या है बच्ची इसकी, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर, ठीक है, बात यहां पर ऊपर वाले लेयर की हो रही है। सर यहां पर एक और कंडीशन की सर, विंटर है, विंटर है सर, ठीक है, सर कोरियोलिस फोर्स का भी रोल आ रहा है सर, कोरियोलिस फोर्स, ये सभी पॉइंट मैं आपको लास्ट में लिखवाऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है सर। सर ये प्रेशर, ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये साइक्लोनिक सिस्टम बन क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर है सर, तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं इस लो प्रेशर को भरने के लिए, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं अंदर घुसता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बच्चे मैं इसमें अंदर घुसता हूँ, राइट। चलो याद रखना, ये रोटेशनल पैटर्न, ये जो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के पैटर्न बन रहा है ना, ये रोटेशनल पैटर्न किसकी वजह से बन रहा है, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स अगर डिफ्लेक्शन नहीं करती तो हवा आपकी सीधी चलती, लेकिन वो डिफ्लेक्शन कर रही है इस वजह से, ठीक है, इस वजह से बच्चे आपको वहां पर रोटेशनल पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसको आप साइक्लोनिक पैटर्न भी कह सकते हो, जिसको बच्चे आप साइक्लोनिक पैटर्न भी कह सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है,
आप मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर तो आपका बन गया लो प्रेशर, यहां पर तो बच्चे आपका बन गया लो प्रेशर, ठीक है, दिस इज योर लो प्रेशर जोन। अब इसके आसपास क्या हो रहा है, इसके आसपास क्या हो रहा है, ये साइक्लोन वाला साइक्लोनिक सिस्टम आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है। इस साइक्लोनिक सिस्टम के किनारे इसको जिसने बचा कर रखा है, जिसने इसको पकड़ कर रखा है, ठीक है, एक विंड पाई जाती है इसके किनारे जिसको हम कहते हैं बच्चे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ने बेसिकली इस पूरे के पूरे साइक्लोनिक पैटर्न को संभाल कर रखा है। और जेट स्ट्रीम इज अ टाइप ऑफ विंड, जेट स्ट्रीम इज अ टाइप ऑफ विंड जिसने इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक पैटर्न में बना के रखा है, संभाल के रखा है, यानी कि एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह ये काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पोलार वर्टेक्स है एक स्टेबल कंडीशन में है। जो आपका पोलार वर्टेक्स है, ठीक है, इसकी जो कंडीशन है ये किस प्रकार की है बच्चे, स्टेबल कंडीशन। तो स्टेबल कंडीशन में याद रखना कि जेट स्ट्रीम नामक विंड ने उसको संभाल कर रखा है। मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं बच्चे, संभाल, संभाल कर रखा है, संभाल कर रखा है, ठीक है, संभाल कर रखा है। चलो, अभी क्लियर है। तो सर यहां पर आपकी पोलार वर्टेक्स की स्टेबल कंडीशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपकी जेट स्ट्रीम है ये अल्टीमेटली है क्या, ये अल्टीमेटली है क्या? सर है तो ये विंडी, है तो बच्चे ये विंडी। मुझे एक बात बताओ, क्या विंड को डिस्टर्ब करना आसान है? बिल्कुल आसान है। क्यों सर? टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर दो, आपको पता है विंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। आप सर प्रेशर को डिस्टर्ब कर दो, आपको पता है विंड में कितना रोल होता है प्रेशर का, है ना, सारा गेम ही प्रेशर का है विंड में। विंड कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इसको आप क्या कर दो, इसको आप कर दो बच्चे डिस्टर्ब। जब आपने इसको डिस्टर्ब किया तो याद रखना, देखो कंडीशन कैसे बन रही है। वापस मैं आपके लिए वो जोन बना रहा हूं, दैट इज लो प्रेशर। बात कहां की हो रही है सर? पोल के ऊपर की। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है हाई प्रेशर, क्योंकि हवा सिंक हो रही है। यहां पर बच्चे आपको कैसा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लो प्रेशर, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, ठीक है। सर ये लो प्रेशर सिस्टम तो बन रहा था, ठीक है, इसको सर संभाल के किसने रखा था? ये क्या बन गया, वेट, ठीक है। ये सपोज आपका लो प्रेशर सिस्टम बन रहा था, इस तरीके से साइक्लोनिक सिस्टम आपका बन रहा था, ठीक है, चारों तरफ से विंड आ रही थी, कोरियोलिस फोर्स उसको डिफ्लेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से ये रोटेशनल पैटर्न आपका बन रहा है, ठीक है। अब सर इसको संभाल के किसने रखा था? जेट स्ट्रीम ने। अब आपने क्या किया, जेट स्ट्रीम वाली विंड को डिस्टर्ब कर दिया। अब सर ये कंडीशन बन कब रही है? मान लो विंटर के बाद समर आ गया, जो कि आता ही आता है। विंटर के बाद क्या आ गया बच्चे? समर आ गया। अब समर आ गया तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जबकि इस कंडीशन में हम क्या देख रहे थे कि इस कंडीशन में बच्चे टेम्परेचर ही तो कम है, टेम्परेचर इस कंडीशन में आपका बहुत ज्यादा कम चल रहा है, लेकिन समर आया तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया। यानी अल्टीमेटली अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं विंड आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, जेट स्ट्रीम आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो होता क्या है बच्चे की जेट स्ट्रीम इस तरीके से आपकी नीचे की साइड, सॉरी नीचे की साइड खिसक जाती है। अब जब ये नीचे की साइड खिसक जाती है तो ये जो आपका रोटेशनल पैटर्न बन रहा है इसको संभाल के किसने रखा था? इसको संभाल के किसने रखा था? जेट स्ट्रीम ने। जेट स्ट्रीम नामक विंड ने इसको क्या किया था बच्चे? संभाल के रखा था। अब ये जेट स्ट्रीम तो आपकी नीचे खिसक गई, तो जो ये आपका रोटेशनल पैटर्न बन रहा है, यानी कि जो आपका पोलार वर्टेक्स है, ठीक है, जो आप बच्चे आपका पोलार वर्टेक्स है वो भी नीचे के साइड फैलने लगता है। तो आप पॉइंट क्या याद रखेंगे कि सर पोलार वर्टेक्स, पोलार वर्टेक्स आपका एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, पोलार वर्टेक्स आपका एक्सपैंड कर रहा है। इसी कंडीशन को आप क्या कहते हो? अनस्टेबल पोलार वर्टेक्स, अनस्टेबल पोलार वर्टेक्स, दैट इज पीवी। इसी को बच्चे आप क्या कहते हो? वेवी पोलार वर्टेक्स, वेवी पोलार वर्टेक्स, ठीक है। पोलार वर्टेक्स अनस्टेबल हो गया नॉर्मल कंडीशन से, क्यों? क्यों? बिकॉज जेट स्ट्रीम गॉट इफेक्टेड, बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम गॉट इफेक्टेड,
ठीक है, जेट स्ट्रीम गॉट इफेक्टेड। क्यों सर? अरे सर गर्मी आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो सर विंड भी तो इन्फ्लुएंस होगी, विंड भी तो प्रभावित होगी। आ गया समझ में? तो सर आपका पोलार वर्टेक्स एक्सपैंड होने लगा। अब एक्सपैंड होते होते क्या होगा कि सपोज ये आपकी धरती है, तो ये पोलार वर्टेक्स जो हमें बच्चे नॉर्मली पोल के ऊपर देखने को मिल रहा था, अब कुछ इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। तो कल को अगर पेपर में आ जाए कि जो आपके नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है, वो सर गर्मी के टाइम में कभी कभी पूरा का पूरा बर्फ से जम जाता है, तो उसका रीजन क्या है बच्चे? इसका रीजन क्या है? पोलार वर्टेक्स का एक्सपैंड होना। पोलार वर्टेक्स का एक्सपैंड होना। सर जब तक पोल के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन चल रही है बच्चे, स्टेबल पोलार वर्टेक्स, जिसमें आपका जेट स्ट्रीम डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे ही जेट स्ट्रीम को आपने डिस्टर्ब किया, यानी कि समर वगैरह आया, टेम्परेचर वगैरह आपका बढ़ा, जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो गई, ठीक है, नीचे चली आई, तो आपका जो पोलार वर्टेक्स है वो भी नीचे चला आएगा। और इसी वजह से ये जो नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया है, कभी कभी आप गर्मी में सुनते होगे कि सर यहाँ पर बर्फ आ गई है, बर्फ से पूरा का पूरा एरिया जम गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इतना सा कॉन्सेप्ट था बच्चे जेट स्ट्रीम का। ठीक है, अब आप यहां पर नोट डाउन कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेट स्ट्रीम का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एग्जामिनेशन से पहले आपको सिर्फ ये एक स्लाइड रिवाइज करनी है। एग्जामिनेशन से पहले आपको सिर्फ ये एक स्लाइड रिवाइज करनी है। ठीक है, मैं यहां पे डाल दे रहा हूं पोलार वर्टेक्स। पोलार वर्टेक्स, एक बार मेरी मानो तो इस लेक्चर को वापस से देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। ठीक है सर, पोलार वर्टेक्स क्या है? सबसे पहले तो एक लो प्रेशर जोन है, एक लो प्रेशर जोन है। प्लस में सर क्या है? कोल्ड एयर है सर। प्लस में क्या है बच्चे? कोल्ड एयर है। ठीक है, कोल्ड एयर है। मुझे एक बात बताओ, क्या समर में क्या आपका पोलार वर्टेक्स वीक हो जाएगा? बिल्कुल सही सर, समर में आपका पोलार वर्टेक्स वीक हो जाएगा। क्यों वीक हो जाएगा? एनीवन? एनीवन रीजन? बच्चे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है समर में। ठीक है, टेम्परेचर आपका समर में बढ़ रहा है, यहां पर एक पॉइंट और लिख लो, प्लस टेम्परेचर जो है वो आपका कम होगा, तभी तो कोल्ड एयर आ रही है। प्लस बच्चे आपका टेम्परेचर कम होगा, समर में क्या हो रहा है? टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। सर इससे क्या हो रहा है? मेन इफेक्ट क्या पड़ रहा है सर? जेट स्ट्रीम डिस्टर्ब हो रही है, जेट स्ट्रीम नामक विंड आपकी डिस्टर्ब हो रही है। जेट स्ट्रीम डिस्टर्ब्ड, भाई विंडी तो है, आराम से डिस्टर्ब हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जिस बच्चे ने क्लाइमेटोलॉजी वगैरह की क्लास देखी है, उसको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ रहे होंगे, अगर अच्छे से देखिए तो। हवाबाजी करी है, 2x पे देखा है, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। खैर छोड़ो। ठीक है सर, विंटर में ये स्ट्रांग रहेगी, पोलार वर्टेक्स जो है वो आपका विंटर में स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रांग क्यों रहेगा सर? जेट स्ट्रीम स्टेबल होती है, मैं सिर्फ यही पॉइंट लिख रहा हूं, जेट स्ट्रीम स्टेबल। जेट स्ट्रीम स्टेबल है तो पोलार वर्टेक्स भी आपका स्टेबल होगा। जेट स्ट्रीम को डिस्टर्ब किया तो पोलार वर्टेक्स अनस्टेबल हो जाएगा, जिसको आप वेवी पोलार वर्टेक्स भी कहते हो। ठीक है, वेवी पोलार वर्टेक्स भी आप इसको कहते हो। सर ये चीजें हम डिस्कस कहां पे कर रहे हैं? अर्थ के पोल वाले पोल वाले रीजन पर, पोल वाले रीजन पर, या रीजन के ऊपर, पोल वाले रीजन के ऊपर। ठीक है, पोल वाले रीजन के ऊपर। टेक्निकल टर्म वो क्या यूज कर सकता है कि सर हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं, तो हमारे ऊपर कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसकी लोकेशन आप ये भी याद कर सकते हो, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, वैसे तो लॉजिक है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये पोलार वर्टेक्स बनने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन विंड डिफ्लेक्शन। मेन रीजन क्या है बच्चे? विंड डिफ्लेक्शन। जब लो प्रेशर ऊपर बन रहा है, पोल पे आपकी हवा सिंक हो रही है, ऊपर लो प्रेशर बन रहा है पोल के, तो सर हाई प्रेशर से जो आपकी विंड्स आ रही हैं, वो सीधी नहीं आ पा रही हैं, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, वो सीधी नहीं आ पा रही है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब आपकी डिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये साइक्लिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है बच्चे? विंड डिफ्लेक्शन, विंड का डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन का रीजन क्या है बच्चे? कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलार वर्टेक्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, पोलार वर्टेक्स से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? पोलार वर्टेक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बाकी आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपके एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ यही स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसी स्लाइड से क्वेश्चन आएगा। समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 स्लाइड का इस्तेमाल किया और एक-एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है? अगर आपने ध्यान से इसको देखा होगा तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरा भरोसा रखता हूँ आप पे कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में सर। आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप पेपर क्लियर करने के लिए सीरियस हो, अभी तक कुछ भी नहीं करा है तो सुनो, ठीक है? जीएस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर जीएस 15 मिनट सीरीज फॉलो कर लेना। 15 मिनट सीरीज आप फॉलो कर लोगे, प्लस में आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज आप फॉलो कर लोगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, उसमें हर एक सब्जेक्ट का, वो पहली बात तो मिक्स लेक्चर होगा, उसमें हर एक सब्जेक्ट के मैं रोज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, जिससे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्लस में आप इकोनॉमिक्स मेरी प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लोगे, इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट। 15 मिनट सीरीज में इकोनॉमिक्स के भी कुछ वीडियोस आएंगे, आप लोग उसको भी देखोगे। प्लस में मेरी फिजिकल ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट पड़ी है, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी, उसको आप कंप्लीट कर लोगे सर। प्लस में आप जितने भी मैंने आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड कराए हैं, आप उतना कर लोगे। जो बच्चा बैच में है, फॉर बैच स्टूडेंट्स गेम हाउस अच्छे से कर लेना। गेम हाउस बच्चे अच्छे से कर लेना, ठीक है? गेम हाउस बच्चे अच्छे से कर लेना। फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स आप सिर्फ इतना कर लो, आप सिर्फ इतना कर लो, एग्जामिनेशन में 60 प्लस मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है? और बैच वाले बच्चे आपसे मुझे कम से कम 75 प्लस की उम्मीद है, अगर आप इतनी चीजें फॉलो कर लोगे। 15 मिनट सीरीज में सर हर एक सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट के वीडियोस आएंगे। अभी जैसे इसमें मैं इकोनॉमिक्स में डालने वाला हूँ फिजिकल डेफिसिट वगैरह का बजट। ठीक है? बजट जो अभी एक आध महीने पहले, 2 महीने पहले जो अपडेटेड डेटा के साथ आया, वो बजट मैं आपको पूरा का पूरा दोबारा से कराऊंगा। ठीक है? ठीक है बच्चे? सीआरआर आपका क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीजें 15 मिनट सीरीज में आपको हर एक सब्जेक्ट की चीजें मिलेंगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज, ये भी बच्चे आपकी हर एक सब्जेक्ट, एक एक लेक्चर में मैं 3-3 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा रहा हूं। ठीक है? चलो, फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट प्लीज कंप्लीट कर लेना। हैंडआउट्स अच्छे से पढ़ लेना। बैच वालों, आप गेम हाउस को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके साथ साथ आपको बच्चे रिवीजन भी करना है। इसके साथ साथ बच्चे आपको रिवीजन भी करना है। बाकी चीजें आप 13 अप्रैल को अपने पेपर में देख सकते हो। ठीक है? चलिए सर, तो अभी के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। लेक्चर को प्लीज रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में आप कभी भी पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? और इस स्लाइड को एक बार अच्छे से देख के चले जाना, क्वेश्चन अगर इससे आता है तो यहीं से आएंगे। ठीक है? चलिए बच्चे, जय हिंद।